तो हेडिंग इज फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, और इसी हेडिंग को कंटिन्यू कर रहे थे। इस हेडिंग में हमने पढ़ा कि कुछ कांग्रेस के स्टाइल से कुछ लोग नाराज, और कांग्रेस के ही अपने देश के ही कुछ लोग जिनमें नाम आता है बंगाल से, और महाराष्ट्र से और पंजाब से। बंगाल में जब नाम आता है बिपिन चंद्र का, महाराष्ट्र में नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का, और पंजाब से नाम आता है किसका? पंजाब से नाम आता है लाला लाजपत राय। ये तीन नाम याद रखिएगा क्योंकि इनका हिस्ट्री में भी आगे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा। किस किस पार्टी के थे? कांग्रेस से ही अभी ये जुड़ जाएंगे, ठीक है, कांग्रेस में ही पार्टी में बनेंगे और जुड़ जाएंगे, और आगे चल के कांग्रेस के दो भाग यहाँ पे 1907 में आपने लिखा था, 1907 में सूरत अधिवेशन लिखा था, सूरत में मीटिंग हुई, लिखा था ना 1907 मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग। तो 1907 में जो जो सूरत में हुआ था, तो सूरत में क्या हुआ था? सूरत में यही होता है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गए, ठीक है। ये अभी मैं आपको जस्ट आगे का थोड़ा बता देता हूँ, अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं, 1907 तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। मैं उसके पहले की बात बताऊँ, उसके थोड़ा आगे बताऊंगा। अब देखिए आगे इनके विचारों को देख लीजिए, रेडिकल ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिकल प्लेयर्स, emphasize the importance of self reliance। देखिए इनका जो महत्वपूर्ण होता था वो सेल्फ रिलायंस था। इन्होंने कहा कि अगर आत्मविश्वास हो हमारे अंदर तो हम ये शब्द बोलेंगे। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं, यानी आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि हम अपने देश को आजाद करा सकते हैं, तभी तो दूसरों के आगे आप हाथ जोड़ रहे हैं। इनका सीधा सीधा मतलब ये भाई, मैं किसी की तरफ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप चाहिए ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल का जो टीचर होता है ना, उसको बड़ा सोच समझ के और हर चीज बोलना पड़ता है। हम वो चीज बोलते हैं जो बुकों में हम लोगों ने पढ़ा है, जो समझा है, वो चीज हम लोग सामने आपके रख देते हैं, ठीक है। हम किसी भी पार्टी के पक्ष में, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के पक्ष में, हमारे लिए जैसे आज की अगर पूछा जाए पॉलिटिकल पार्टी की हम किसके फेवर करते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है ना, क्योंकि हमें सब कुछ पता है फेवर। लेकिन जो रियलिटी है वो आपके सामने रख देते हैं। सोचना विचारना आपको है, निर्णय आपको लेना, डिसीजन आपको लेना है कि क्या देश में चल रहा है, उस समय क्या चल रहा था, वहां पे क्या चीज चल रही है। मैं जैसा उस समय चल रहा था वैसा जो आपके बुक में दिया है, सेम वैसी घटनाएं मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान से, तो उस समय की सीधे सीधे लोग सोचते हैं सेल्फ रिलायंस पर, कि आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस, रिलायंस समझते हैं ना, रिलायंस वाला। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब यही होता है आत्मविश्वास। रिलायंस का मतलब क्या होता है? भरोसा, विश्वास। रिलायंस मोबाइल यूज करते होंगे सब लोग, रिलायंस का मतलब क्या होता है? भरोसा, ठीक है। सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क, कह रहे थे कंस्ट्रक्टिव वर्क हमारा होना चाहिए, रचनात्मक कार्य करिए। आप बस बैठ गए हैं, बस डिमांड कर रहे हैं, है ना, भीख जैसे मांग रहे हैं, आप कंस्ट्रक्टिव वर्क करिए ना। कुछ ना कुछ सोचिए कि आगे क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क करिए, आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में सोचिए, कुछ निर्माणकारी कार्य सोचिए, तब ना कुछ कर पाएंगे। भाई आप लोग अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो अच्छे नंबर कैसे आएंगे? भाई आपके पेरेंट्स ने आपका यहाँ नाम लिखवाया, आप लोग फीस जमा करवा दिया, आप लोग एजुकेशन ले रहे हैं, थोड़ी बहुत इस साल काफी डिस्टर्बेंस हुआ भी, इसके बावजूद भी एजुकेशन किसी तरह से आप लोगों ने कंटिन्यू रखा, आप लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर पढ़ाई को जारी रखा, हम लोगों ने छोड़ी, पूरे देश ने इसी तरह से पढ़ाई किया, जारी रखा। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई हम लोग प्रयास कर रहे हैं ना, कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो ऑनलाइन क्लास ले रही है कंस्ट्रक्टिव वर्क ही तो है। अगर हम लोग ये हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते कि नहीं भाई अब तो कोरोना आ गया, अब कैसे पढ़ाई, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बस हो गया, जब कोरोना हटेगा, जब पूरा सब सिस्टम बच्चे आएंगे तभी पढ़ाएंगे, तो एक साल आपका नुकसान हो जाता। वो 1 ईयर की जो भरपाई होती है वो जीवन भर नहीं हो पाती। जो इस साल की जो कमी है वो पूरी साल जो है उसको जिंदगी भर जो है आपको जो है उसको पूछना पड़ता है, क्योंकि टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। आपका टाइम निकल रहा है, आपको लग रहा है कि हम बड़े हो रहे हैं, नहीं, आपका टाइम निकल रहा है। इंपॉर्टेंट जो ये इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका टाइम निकल रहा है। तो अगर हम लोग भी अगर ऐसे बैठ जाते और आप लोग भी सहयोग नहीं करते ऑनलाइन में, बहुत से मैंने देखा है कि बहुत से घरों में एक एक नया नया मोबाइल आ गया है। अभी तक एक एक घर में मोबाइल होता था, दो दो तीन तीन मोबाइल हो गए हैं। तो लोगों को थोड़ा सा कष्ट हुआ मोबाइल लेने में, लेकिन अब उन लोगों को थोड़ा फायदा भी समझ में आ रहा होगा, है ना, कि फायदा ये कि हाँ चलो कम से कम घर में बैठे बच्चे हम पढ़ाई कर रहे हैं। भाई ना कुछ पढ़ाई से अच्छा था कि कुछ ना कुछ टीचर से, अपने जो टीचर से जिन्होंने पढ़ा है कुछ ना कुछ सीख रहे ही हैं। नहीं, यूट्यूब में तो हजारों वीडियो पड़े हुए हैं, यूट्यूब में हजारों वीडियो पड़े हुए, गूगल में हजारों वीडियो पड़े हैं। कौन पढ़ता है हमको, कौन देखता है? सब पड़े रहते हैं बेटा, सब अपलोड रहते हैं। जब जरूरत होती है तब पढ़ा जाता है, तब देखा जाता है। एक क्या होता है, एम्पैथी बनी होती है, एक सिस्टम बना होता है कि जिस टीचर से हमने कुछ सीखा है पहले, उन्हीं से हम अगर उनकी आगे की चीजों को सीखेंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है, जो हमारा दिमाग में जो बातें हैं ना, वो हम और अच्छे से सीख सकते हैं।
हम अपने अगर पुराने टीचर से अगर पढ़ाई करते हैं तो हमें ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारे फ्यूचर के लिए, बजाय एक नए टीचर से कांटेक्ट करने के। इसी तरह से हमें भी अपने पुराने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में ज्यादा आनंद आ रहा है बजाय नए स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। अब जो आप उनसे पढ़ चुके हैं 7th में, मैं आपको 8th में पढ़ा रहा हूं, तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं बतानी पड़ रही, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को पता है। अभी जब वही क्लास 6 में मैं क्लास लेता हूं तो फिर मेरा वहां सब खुलता है। क्लास 6 में तो फिफ्थ वाले बच्चे आते हैं, उनसे पहली बार हम पढ़ाते हैं, है ना, तो वो बच्चे कुछ पुराने हैं तो जिनको हमने पढ़ाया वो तो हमारी बात समझ आते हैं, तो कहीं ना कहीं से कन्वर्सेशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है और सेटलमेंट होने में, टाइम पीरियड होने में बड़ा समय लग जाता है। ठीक है, तो इसका भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव वर्क ही तो किया। मेरे कहने का मतलब कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव वर्क किया और रिजल्ट ये है कि आप घर बैठे बैठे आप लोगों ने नहीं पूरे अच्छी तरह से पढ़ाई की तो कम से कम आपने 50 से 60%, 70% तक आपने उसको अचीव कर लिया है। थोड़ा बहुत लॉस आपको छोड़िए, पूरे देश को हो रहा है, पूरे वर्ल्ड को हो रहा है, थोड़ा बहुत लॉस आपको थोड़ी हो रहा है, पूरे वर्ल्ड को हो रहा है। तो जो समस्या हमारे सामने है वही समस्या सभी के सामने है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तब तो हम सबके बराबर में आ गए। लेकिन अगर हम बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिए होते तो फिर हम तो सोचिए कितने पीछे हो गए होते, बाकी सब लोग तो आगे निकल गए होते, हम लोग पीछे हो गए। ठीक है ना, तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव वर्क। यही चीज ये रेडिकल कह रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ सोचें, कुछ ना कुछ करें। ये मानकर थोड़ी बैठ जाए कि ये अभी से हम मांगेंगे, जब दे देंगे तो ठीक है ना। ये सारी चीजें, इनकी भी सोच कहीं ना कहीं जगह सही थी। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो पुरानी पुरानी विचारधारा, यानी जो शुरुआती कांग्रेस की पार्टी थी उसकी विचारधारा, वो भी बहुत अच्छी सोच थी, वो भी बहुत अच्छी सोच थी। बस उसमें क्या जुड़ जाना चाहिए, ये चीजें भी जुड़ जाती है। सेल्फ रिलायंस जुड़ जाना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव वर्क भी जुड़ जाना चाहिए। उनको क्या होना चाहिए, उनको मॉडरेट भी होना चाहिए और रेडिकल भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। हम लोगों को मॉडरेट, जहां पर मॉडरेट की जरूरत पड़े तो वहां पर मॉडरेट हो जाइए। जैसे कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। हमें चारों तरीकों को अपनाना चाहिए। जहां पर अगर हमारा हाथ जोड़कर काम चल जाए वहां पर हाथ जोड़कर ही काम करना चाहिए, वहां पर हथियार उठाना बेवकूफी होती है। और जहां पर आप समझ जाइए कि अब यहाँ पर हाथ जोड़ने से काम चलने वाला नहीं है, तब फिर वहां पर हथियार उठा लेना चाहिए। जैसे भगवान राम ने किया था, है ना, भगवान राम ने तो यही किया था, जब समुद्र के पास खड़े थे, उनको इस पार से उस पार जाना था, तो 2 से 3 दिन तक उन्होंने क्या किया, विनती किया था, हाथ जोड़ा था कि भैया समुद्र महाराज जी, है ना, हम आपको बहुत बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, पूजा तक किया उन्होंने। भगवान श्री राम है ना, विष्णु के अवतार है कहीं ना कहीं, है ना, उनका एक भाग है, एक अंश है। चाहते तो उनको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक सबक लिया कि नहीं, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले विनती ही हमारी होनी चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़, ध्यान दीजिएगा, आपको एक स्टूडेंट है, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता दूं कि जिंदगी लाइफ में एक स्टूडेंट को अगर आगे बढ़ना है तो रिक्वेस्ट, विनती उसका सबसे बड़ा धन है। एक स्टूडेंट को हमेशा अपने दिमाग में पोलाइटनेस हमेशा होनी चाहिए। जिस स्टूडेंट के अंदर जितनी ज्यादा पोलाइटनेस होगी वो दुनिया में उतनी तेजी से तरक्की करेगा। क्योंकि पोलाइटनेस का फायदा क्या होता है, पोलाइटनेस का फायदा ये होता है कि आप जो आ रही समस्याओं को होता है ना, उसको बड़े आराम से रोक लेते हैं और आप दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, आप उस रास्ते में रुके नहीं रहते। और जो बच्चे एग्रेसिव होते हैं, रेडिकल होते हैं, वो वहीं फंस जाते हैं। प्रॉब्लम्स आई, परेशान हो गए, यार क्या होगा, कैसे हुआ, प्रॉब्लम्स आई उसको थोड़ा सा समझो, सीखो, दूसरी चीज, नई चीज सीखने में बैठ जाओ, है ना, तो वो प्रॉब्लम्स पीछे हो जाएगी, आप आगे निकल जाओ। तो भगवान श्री राम ने तो यही किया ना, 2-3 दिन पहले विनती किया, इसके बाद फिर तुरंत क्या किया, है ना, धनुष जैसे उठाया तो तुरंत समुद्र, है ना, बाहर निकल के सामने आके करे, हम भगवान जी आएंगे, हम कोई गाली नहीं कर, है ना। तो वो यही चीज कांग्रेस के साथ भी हो रही है। कांग्रेस को भी क्या होना चाहिए, दोनों स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और इसीलिए यही होता भी है आगे, है ना। People must rely on their own strength, not on the good. People को क्या होना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, not on the good intention of the government, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है वो गुड नहीं है। इस पैराग्राफ में साफ-साफ लिखा गया है। People must fight for the स्वराज, people को अब स्वराज के लिए फाइट करना चाहिए। देखिए एक वर्ड आ गया यहाँ पर स्वराज, तो स्वराज का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। स्वराज का मतलब स्व, हिंदी शब्द है, इंग्लिश में दिया है। स्व का मतलब होता है अपना, राज मतलब शासन, जहां अपना शासन। जब भी मैं बोलूंगा आपसे स्वराज मतलब अपना शासन, अपना शासन हो, अंग्रेजों का, दूसरों का शासन ना हो। हमारे देश में किसी और का शासन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। स्वराज की कल्पना कर रहे हैं। कौन स्वराज के बारे में कल्पना कर रहा है, रेडिकल पार्टी। देखिए यहाँ पर पहली बात कह रही है, कह रही पीपल मस्ट फाइट फॉर द स्वराज, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक रेज्ड द स्लोगन, और इसीलिए तिलक ने एक स्लोगन, नारा, है ना, नारा, है ना, भारत माता की जय, ये वाला नारा नहीं था, दूसरा था, फ्रीडम इज माय बर्थराइट। कहा तो फ्रीडम इज माय बर्थराइट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आई शैल हैव इट, मैं इसे लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा, लेकर, ऐसा होना। ठीक
ठीक है ना। आई शैल हैव इट का मतलब यही है कि मैं इसे लेकर, ठीक है ना। ये नहीं कहा हमें मिल जाएगा, ये नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा कि हमें मिल जाएगा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं कहा। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध मतलब जन्म लेते ही इस देश में हमें स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हो जाता है, और हमें इस देश में कहाँ चलना है, कहाँ रहना है, कहाँ बसना है, क्या करना है, ये हम सोचेंगे, आप नहीं सोचोगे, आप तय नहीं करोगे, और इनसे मैं लेकर रहूंगा। जो छीन रहे हैं ना, छीन रहे थे उनकी स्वतंत्रता, तभी उन्होंने बोला कि आई शैल। तो ये किसका स्लोगन था, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक का याद कीजिए, ठीक है। अब जब ये सारी घटनाएं देखी चल रही है, कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस पार्टी के बीच में उथल पुथल चल रही है, इसी दौरान होता क्या है कि एक 1905 में, देखिए अब हम इधर आ गए हैं, इस पेज में आ गए हैं, इस पेज में आ गए हम लोग, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं। और 1905 में आप देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण घटना बताने जा रहे हैं हम आपको 1905, क्योंकि यही देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। 1905 में वायसराय कर्जन, अच्छा आप लोग एक काम ये करिए, 1905 जो वायसराय कर्जन दिया, इसी के ऊपर डाल दीजिए पार्टीशन ऑफ बंगाल, हेडिंग डाल दीजिए, बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन आप हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल पार्टीशन, ऐसा हेडिंग डाल दीजिए फटाफट। डाल दिया सभी ने? यस सर। हेडिंग पड़ गई, वेरी गुड। इसमें आपने पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये हेडिंग है, कभी कभी एग्जाम में लास्ट ईयर पूछ भी दिया गया था, एक्सप्लेन अबाउट द बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन क्या है, वो यहाँ से आप, ठीक है, बंगाल पार्टीशन क्या है। देखिए उस समय का सबसे ज्यादा मैंने आपको बंगाल के बारे में जब पढ़ाया था क्लास 7 में, तभी मैंने बताया था कि बंगाल कितना इंपॉर्टेंट, कितना रिच एरिया था। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो उसका जो जियोग्राफिकल एरिया था वो भी बहुत अच्छा था, यानी सबसे ज्यादा पैदावार होती थी वेस्ट बंगाल में। आज आप भी देख सकते हैं सबसे ज्यादा राइस चावल का जो उत्पादन है वेस्ट बंगाल में, आप देख सकते हैं कितना अच्छा होता है, बारिश अच्छी होती है, मिट्टी अच्छी है, जियोग्राफिकल एरिया था पहले तो बंगाल। आज 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 आपकी कंट्री में क्या है, वेस्ट बंगाल है, आज आपकी कंट्री में वेस्ट बंगाल है, जबकि जो पहले बंगाल पूरा था, एक पूरा बंगाल था, पूरा बंगाल था। बंगाल के टू पार्ट हुए, ईस्ट ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। हमारे पास क्या बचा, वेस्ट बंगाल, और जो ईस्ट बंगाल था वो क्या हो गया, बांग्लादेश बन गया। आपको पता होगा ईस्ट बंगाल क्या बन गया, बांग्लादेश, नया कंट्री बन गया, ठीक है। ये भी सब बाद में सब पढ़ने के लिए कि पार्टीशन का जो है, यही पार्टीशन जो है, ये पार्टीशन जो हम यहाँ बताने वाले हैं, यही पार्टीशन एक नींव रखेगी, एक बेसमेंट रख रहे हैं। या मतलब यहाँ से बंगाल की विभाजन की शुरुआत हो गई है, और ये विभाजन बाद में भी देखेंगे आप कि विभाजन इसका मतलब अभी शुरुआत में होगा, फिर बाद में इसको मिला लिया जाएगा, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि आगे चल के देश आजाद होने के बाद भी ये जो विभाजन था, ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक बात डाल देता है कि इसका विभाजन हो सकता है। और यहाँ से यही, यहाँ पर देखिए आप देखिए, पहले पाकिस्तान इसको भी डिमांड कर रहा था कि हमारा क्षेत्र ये भी है, बाद में उसको वाला एरिया नॉर्थ ईस्टर्न वाला क्षेत्र, नॉर्थ वेस्टर्न वाला क्षेत्र मिल जाता है उधर पाकिस्तान, और उधर ये नया कंट्री मिल जाता है बांग्लादेश, ठीक है। ये हिस्ट्री आप लोग जस्ट इसके आगे पढ़ेंगे, पूरी हिस्ट्री के बाद बांग्लादेश का फॉर्मेशन एक अलग चीज हो जाती है। बट आप ये समझिए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, और अचानक से आप देखेंगे 1905 में, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और 20 इयर्स मैंने बताया था, 20 साल बाद ही आप देख लीजिए 1905 में नाम है वायसराय कर्जन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, वायसराय कर्जन पार्टीशन बंगाल। इन्होंने वायसराय कर्जन थे, वायसराय थे इसमें, कर्जन वायसराय बोल रहे हैं ना हम लोग। 1858 के बाद 1858 एक्ट जो आया, उसके बाद से अब अंग्रेज जो अधिकारी होते थे उनको हम लोग गवर्नर जनरल कहने की बजाय क्या बोल रहे थे, वायसराय बोल रहे, ठीक है। वायसराय कौन थे, कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन थे। तो कर्जन ने क्या कर दिया, इन्होंने बंगाल को दो भागों में बांट दिया। अब देखिए तो बंगाल को दो भागों में क्यों बांटा, बंगाल को दो भागों में क्यों बांटा, ये सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। एट दैट टाइम बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। उस समय सबसे बड़ा क्षेत्र भारत का, ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा क्षेत्र पूछा जाए तो बंगाल ही था, एंड इंक्लूडेड द बिहार पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। मैंने कई बार बताया भी है कि बंगाल केवल उस समय आपका
केवल बंगाल जैसे आज वेस्ट बंगाल देख रहे हैं और बांग्लादेश वो वाला एरिया नहीं, वो दोनों तो था ही, साथ में ऊपर वाला बिहार भी ले लीजिए। बिहार बिहार उस समय बिहार बिहार और झारखंड दोनों एक साथ था। बिहार और झारखंड अलग 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 नहीं, पूरा बिहार एक में था। ठीक है, तो बिहार भी हिस्सा किसका है? बंगाल का, सोचिए। और इधर उड़ीसा, उड़ीसा तक, तो सोचिए आप उड़ीसा से लेकर पूरा बिहार और ये वेस्ट बंगाल और ये ईस्ट बंगाल जो आप बांग्लादेश है, इतना बड़ा पूरा प्रोविंसेस, यानी हिंदुस्तान का उस समय का इतना बड़ा क्षेत्र जिसको दो भागों में बांटा। ठीक है, इसके पीछे मंशा जो अंग्रेजों की थी वो साफ नहीं थी, इरादा इनका अच्छा नहीं था। बंगाल विभाजन के पीछे इनका इरादा साफ नहीं था। ये बताया इन्होंने कि हमने किसकी वजह से बंगाल बांटा है? प्रशासनिक सुविधा की वजह से बांटा है। प्रशासनिक सुविधा की वजह से हमने बंगाल बांट दिया, जबकि प्रशासनिक सुविधा का मतलब ये था कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, स्टेट को दो भागों में बांट देंगे, इससे बड़े आराम से कंट्रोल हो जाएगा। आज भी जैसे आप देखते हैं कि नए नए जो स्टेट बन जाते हैं, केवल इसीलिए नए नए स्टेट बन जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए। बहुत बड़ा जब स्टेट होता है, पॉपुलेशन अधिक होती है ना, तो जनता पर सीधा ध्यान नेताओं का दी जाता है, विकास कम हो पाता है, इसलिए स्टेट को बांट दिया जाता है। आज की स्थिति को देखते हुए तो उस समय भी यही कारण दिया गया, उस समय भी यही प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिया गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, तो बांट रहे हैं। लेकिन उनका ये इरादा नहीं था, उनका इरादा ये था कि उस समय जो आंदोलन हो रहे थे, जो मूवमेंट हो रहे थे, कांग्रेस जो पार्टी गठित हो रही थी, कांग्रेस पार्टी देश में आ गई थी, ठीक है ना, और बंगाल में ही सबसे ज्यादा क्या हो रहा था, लोग आपस में यूनाइट हो रहे थे, यानी हिंदू और मुस्लिम एकता धीरे धीरे क्या हो रही थी, पनप रही थी। हिंदू मुस्लिम की एकता धीरे धीरे पनप रही थी। इसको ब्रेक करने के लिए, समझ में आ रही बात, इसको ब्रेक करने के लिए कि लोग यूनाइट ना हो पाए, जो संगठन बना रहे हैं लोग, पार्टी जगह जगह मीटिंग ले रहे हैं, तो अगर उन्हें बंगाल को दो भागों में बांट दिया, हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग स्टेट हो जाएगा, तो लोगों की विचारधाराओं में भी अंतर पड़ेगा, बिल्कुल अंतर पड़ता है। भाई आप अभी चित्रकूट में रह रहे हैं तो आप चित्रकूट के बारे में सोच रहे हैं, जब किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे तो वहाँ उसके लाभ हानि के बारे में सोचते हैं। तो यही चाहिए, क्योंकि मेंटली रूप से, दिमागी रूप से वो लोग क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, इसलिए उन्होंने राजनीतिक रूप से, ज्योग्राफिकल वे में क्या कर दिया, बंगाल को बांट दिया। यही बात इसमें आगे सामने दी गई है, उसको एक बार आप लोग देख लीजिए कि सर ने जो बताया है वही चीज है कि नहीं। At that time, Bengal was the biggest province of British India and included Bihar, parts of Odisha. British ने तर्क दिया for dividing Bengal, है ना, बंगाल को डिवाइड करने का उन्होंने तर्क क्या दिया, कहा कि region of administrative convenience, अंडरलाइन करिएगा, region ऑफ क्या दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब यही है कि प्रशासनिक सुविधा, कन्वीनियंस का मतलब प्रशासनिक सुविधा को ध्यान रखते हुए, ठीक है। बट अब आप देखिए बुक में यही चीज बता, बुक वाला ही देखिए आपको सब स्पष्ट करके दे रहा है, एनसीईआरटी बता रही है कि व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की जरूरत क्या थी, क्या मतलब है इसका, हुज कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट, और किसकी सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए बांट रहे हैं, लेकिन इसमें सुविधा किसको दे रहे हैं, वो सुविधा अपने आप को दे रहे हैं, भारतीयों को सुविधा थोड़ी दे रहे हैं। यही इसमें बुक का मतलब है कि सुविधा किसकी सुविधा की बात कर रहे हो भाई, किसकी सुविधा की बात कर रहे हो, अंग्रेज कह रहे हैं कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बांट दिए बंगाल को, लेकिन आप किसकी सुविधा की बात कर रहे हो, ठीक है। क्लियरली ये था, इट वाज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स, इसमें ब्रिटिश अधिकारियों का क्या था, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था, उनकी रुचि थी, ठीक है ना। और हाँ, ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड बिजनेसमैन, ब्रिटिश ऑफिशियल और बिजनेसमैन, है ना, इन्होंने आपस में प्लान बनाया और ये सब चीजें हो गई। इवन instead of removing, इसके बजाय अगर आप देखें तो नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंसेस, नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंसेस, द गवर्नमेंट सेपरेटेड द ईस्ट बंगाल एंड मर्ज इट विद असम, जो इसको मर्ज किसमें कर दिया, असम के साथ, यानी जो हमारा वेस्ट वाला ईस्ट वाला पार्ट भी था ईस्ट बंगाल को, इसको किसके साथ मर्ज कर दिया, असम के साथ। जस्ट ऊपर देखें आप, तो अगर बंगाल बांग्लादेश को देखें तो जस्ट उसके ऊपर इधर आप देखें मेघालय और असम पड़ता है, ठीक है, उसके साथ में इनको मर्ज कर दिया। Perhaps the main British motive, अब ये अंडरलाइन करिएगा, ब्रिटिश का मेन मोटिव क्या था, वो भी एनसीईआरटी देखिए आपको बता रही है, अंडरलाइन करिएगा। Perhaps the main British motive क्या था, were to curtail the influence of Bengali, curtail influence of the Bengali politician, बंगाली पॉलिटिशियन, बंगाली राजनीतिक जो थे वो पढ़ रहे थे, राजनीति करने वाले बंगाल को पढ़ रहे थे, इनके प्रभाव को क्या करने के लिए, इन पर पर्दा डालने के लिए। कर्टेल मतलब क्या होता है, ये चीजें होती है
तो उस पर छुपाने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए, एंड टू स्प्लिट द बंगाली पीपल, और बंगाल के लोग जो यूनाइट हो रहे थे इनको आपस में स्प्लिट करने के लिए, अलग थलग करने के लिए, बांटने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। इसमें जो पहला रीजन आपने लिखा था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, वो झूठ बोल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस वो झूठ बोला था, ठीक है ना, इसने लॉर्ड कर्जन ने बोला, ठीक है। अब द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएटेड, अब देखिए जब बंगाल का पार्टीशन हो गया तो अब हुआ क्या, इन्फ्यूरिएटेड, लोग क्या हो गए, इन्फ्यूरिएट, आक्रोशित हो गए, गुस्से में आ गए, ठीक है। पीपल ऑल वर इन इंडिया, पूरे भारत में इसका विद्रोह अब देखेंगे आप धीरे-धीरे शुरू हो जाएगा, है ना। ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस की चाहे जो भी सेक्शन रहे हो, चाहे वो मॉडरेट रहा हो चाहे रेडिकल रहा हो, यानी कि मॉडरेट भी इसके विरोध खड़े थे और रेडिकल भी विरोध में खड़े थे। एज जब भी मॉडरेट आ जाए तो समझ जाइए कौन सी कांग्रेस, जो अन्य विनय करने वाली है। जब भी मैं बोलूं रेडिकल्स, तो रेडिकल्स में कौन सी कांग्रेस, जो अटैकिंग मोड पर, सेल्फ रिलायंस, कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात करती है, ठीक है। दोनों लोगों ने इसका विरोध किया, एज दे मे बी कॉल्ड अपोज्ड, विरोध किया। लार्ज पब्लिक मीटिंग हुई, बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, प्रदर्शन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, नोवेल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा, है ना। आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोटेस्ट विरोध देखने के सामने मिलता है। नीचे आप उसकी फोटो भी देख सकते हैं, नीचे आपकी बुक में उसकी फोटो भी दी गई है बेटा, आप उसकी फोटो भी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें दिया थाउजेंड्स ज्वाइंट डेमोन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट यही है अपने देश के, स्वदेशी का मतलब क्या है, अपने देश के लिए मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए, हाँ, फिर से आ जाइए वहीं पर जहां पैराग्राफ में पढ़ रहे थे। पब्लिक मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन वर ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑल मेथड्स मास प्रोटेस्ट डेवलप, ठीक है, यहां तक पढ़ लिया। इसके बाद देखिए, द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट, और ये जो स्ट्रगल था, बंगाल का विभाजन हुआ, लोग आपस में गुस्से में आए, संगठित हुए, चाहे वो रेडिकल्स हो चाहे वो मॉडरेट हो, लोगों ने आपस में संघर्ष इकट्ठा हुए, और इन्होंने, ये किस रूप में बदल गया, ये जो आंदोलन था लोगों का, लोगों का गुस्सा था, किस रूप में बदल गया, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, एक नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल पार्टीशन किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष रहा लोगों का, नॉन एज द स्वदेशी मूवमेंट के नाम से, किस नाम से जाना गया, स्वदेशी मूवमेंट, अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा अंडरलाइन कर लीजिए, याद रखिए, स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जाना गया, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल, बंगाल में पूरी तरह से, बंगाल में किया था तो बंगाल में सबसे ज्यादा लोगों के अंदर गुस्सा था, और स्वदेशी मूवमेंट के रूप में सामने आया, ठीक है। बट विद, आप कह सकते हैं कि एक्चुअल्स एल्सवेयर, मतलब जो इसकी ध्वनि रही, बंगाल तक ही सीमित नहीं रही। बंगाल में जरूर लोग आक्रोशित हुए, बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट आया, स्वदेशी मूवमेंट कहाँ आया, बंगाल में आया, इसके बाद आया बंगाल पार्टीशन के बाद आया, याद करते जाइए क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसकी जो गूंज रही है ना, एक्चुअल्स का मतलब होता है गूंज, इसकी जो प्रतिध्वनि रही बंगाल के अलावा कहाँ दिखाई देती है, इन अ डेल्टाइक आंध्रा फॉर इंस्टेंस, आंध्रा में भी दिखाई देती है, यानी आंध्र प्रदेश के जो डेल्टा क्षेत्र होते वहां भी आप इसकी गूंज देख सकते हैं, स्वदेशी मूवमेंट का प्रभाव वहां तक देखने को मिलता है, ठीक है। इट वाज नोन एज द वंदे मातरम मूवमेंट, क्यों वहां किस नाम से जाना गया, वंदे मातरम मूवमेंट। देखिए दो प्रश्न यहां से बनते हैं, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि बंगाल पार्टीशन के बाद कौन सा एक मूवमेंट सामने आया, स्वदेशी मूवमेंट सामने आया, किस स्टेट में आया, बंगाल में। इस स्वदेशी मूवमेंट के नाम से और किस आंदोलन को जाना गया, इसी के नाम से, वंदे मातरम मूवमेंट। किस क्षेत्र में आया, आंध्र प्रदेश में आया, आंध्र प्रदेश के डेल्टा एरिया, डेल्टा वाले क्षेत्र में, वहां पर। एक्सक्यूज मी सर, वंदे स्वदेशी मातरम, मूवमेंट, वंदे मातरम मूवमेंट हो चाहे स्वदेशी मूवमेंट और हाँ, पूछो बेटा क्या है। सर स्वदेशी मूवमेंट और वंदे मातरम मूवमेंट अलग अलग है? वही तो बता रहा हूँ बेटा, एक है, वही तो बता रहा हूँ, एक ही है। स्वदेशी मूवमेंट आपका बंगाल में, आंध्रा में नए नाम से आ गया, बस वंदे मातरम मूवमेंट नया नाम से आ गया, वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम। भाई हमारे एक लैंग्वेज और वहां की लैंग्वेज में डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस होता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज वैसे लोगों ने वहां दूसरे, बात वही थी, बंगाल पार्टीशन से ही भड़के हुए लोग थे, और वहां भी सुनाई देता कि अंग्रेज लोगों ने बताइए विभाजन करना शुरू कर दिया, है ना, पार्टीशन शुरू कर दिया, ये सारी चीजें, ठीक है। सर बंगाल में पार्टीशन हो रहा था तो आंध्र प्रदेश के लोग क्यों अपना मूवमेंट चला रहे थे? हाँ, ये आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है, लेकिन इसका आंसर जस्ट मैं पहले दे चुका हूँ। पहले इसका आंसर ये था, इसका आंसर मैंने ये दे दिया कि पहले ही पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस की पूरे देश में घूम घूम कर अपने लीडर्स को घूम कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी कर रहे थे, ये अंग्रेज हमारा कितना सा शोषण कर रहे हैं, पत्रिकाओं के माध्यम से बताया जा रहा था कि क्या क्या अंग्रेज मकसद कर रहे हैं,
तो बंगाल का पार्टीशन हो रहा है तो वो हमारे देश का एक सबसे बड़ा हिस्सा था। देश तो हमारा एक ही है ना, हमारे देश का सबसे बड़ा हिस्सा है। दर्द तो हमें होगा ही, नहीं होगा बताइए? हमारी हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, अगर हमारा हाथ टूटेगा तो हमारे 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 दिमाग से हमारे पूरे शरीर को कष्ट होगा। केवल इस हाथ बस को कष्ट नहीं होगा, इस हैंड को कष्ट नहीं होगा, पूरी बॉडी को कष्ट होगा। हमारे देश के जितने भी स्टेट हैं वो हमारे देश के क्या है, ऑर्गन्स हैं, हिस्से, और वो उन पर अगर क्षति पहुंचती है मतलब देश को क्षति पहुंचती है। तो यूनिटी बढ़ गई थी ना, यही तो यूनिटी डे में मिल रही है आपको। ये यूनिटी का एक एग्जांपल है आपके सामने, समझ में आ रहा है ना? कि वंदे मातरम मूवमेंट हम देखने के लिए क्लियर है? सर जैसे आपने क्वेश्चन बोला सर, एक्सप्लेन अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो सर इसका आंसर कहाँ तक आएगा? बस यही है, पूरा आंसर ही चल रहा है। अब बस अपनी लैंग्वेज में लिखना है इसको। इसका आंसर ये मत पूछिए कि बुक में टिक, सर ये दोनों पैराग्राफ थे। हाँ दोनों पैराग्राफ चल रहा है। ये ना पूछे कि सर कहाँ से टिक लगवा दिए सर, वहां से वहीं। अब आप समझ सकते हैं पहला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ भी कितना इंपॉर्टेंट है, सेकंड पैराग्राफ भी कितना इंपॉर्टेंट है ना। वहां से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आप लिख लीजिए। 10 मिनट के बाद आप लोगों की क्लास फिर सेंड हो जाएगी, है ना, मैसेज आ गया मेरे पास, और फिर से मैं जुड़ जाऊंगा, ठीक है? मैं अभी से आपसे सर हमारी इंग्लिश की भी क्लास है। क्या बात है? करिएगा बात। हमारी इंग्लिश की भी क्लास है। इंग्लिश की क्लास कब से है? सर 1 बजे, 12:15। नो सर 1 o'clock से है। 1 o'clock से है इंग्लिश क्लास आपकी, ठीक है? इसके बाद मैं एक क्लास ये और लूंगा, ठीक है? बात कल कर लीजिएगा सर। 1 बजे के पहले ही पूछ लेगा, ठीक है? सर आई हैव अ क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक, जस्ट आप देख रहे हो कि बाल कल गंगाधर कर तिलक लीजिएगा का फोटो है, सर। उसी के नीचे अभी आप सुनिए, नोटिस द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। आप देखिए, नोटिस द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर दैट लाइज ऑन द टेबल, केसरी अ मराठी न्यूज़पेपर। देख रहे हैं आप पिक्चर में क्या दिया है कि न्यूज़पेपर केसरी एंड अ मराठी न्यूज़पेपर, एक मराठी न्यूज़पेपर थी, एडिटेड बाय द तिलक, जिसके संपादक कौन रहे? उसके संपादक कौन रहे? बाल गंगाधर तिलक। तो केसरी के संपादक कौन रहे? बाल गंगाधर तिलक। एक मराठा नाम से भी पत्रिका थी, मराठा वंशवादी, ठीक है, वो भी एक मराठी न्यूज़पेपर था, साफ साफ दिख ही रहा है। became one of the strongest critics of the British rule। जो ब्रिटिश क्रिटिक मतलब ब्रिटिश रूल का, ब्रिटिश शासन का सबसे ज्यादा आलोचनात्मक वर्णन इसमें केसरी में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था जिसने ब्रिटिश के बारे में सबसे ज्यादा, है ना, आलोचना किया, तो यही केसरी का नाम है। हाँ सिद्धि बताओ क्या क्वेश्चन है? सर ये जो बगल में पैराग्राफ दिया है, फर्स्ट पैराग्राफ पार्टीशन ऑफ बंगाल का, सर तो उसमें 5th लाइन में द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल लिखा है। हाँ सर तो बंगाल तो का तो पार्टीशन ब्रिटिश ने ही किया था, तो फिर उन्होंने ही अपने आप में आर्गुमेंट क्यों स्टार्ट कर दिया? हाँ, आर्गुमेंट तर्क तो देंगे ना। जैसे आज कोई सरकार है, कोई गवर्नमेंट है, उसकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। जैसे जब विद्रोह हुआ, जब विद्रोह होगा तो तर्क तो देंगे कि भैया हम लोगों ने इसलिए किया है। जब विद्रोह होगा तो लोगों को शांत करने के लिए, समझाने के लिए, भैया हम सब आप लोगों की प्रशासनिक सुविधा के लिए, आप लोगों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं, प्रशासनिक सुविधा के लिए। भैया आप लोगों को आराम रहेगा, आप लोगों का जो स्टेट इतना बड़ा बहुत बड़ा है, हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप लोगों का हितों का ध्यान नहीं दे पा रहे, जबकि वो अपना हित चाहते हैं। इसलिए वो तर्क दे रहे हैं कि जनता का जो आक्रोश है वो शांत हो जाए, ठीक है, इसलिए तर्क दे रहे हैं, ठीक है। अभी कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, जो भी डाउट हो पूछ लिया करिए, आप मैसेज कर देते हैं, मुझे यहाँ तुरंत दिख जाता है किसका मैसेज आया है। कभी मिस हो जाए अलग बात है, लेकिन मुझे मैसेज मिल जाता है, तो ठीक है, तरीका अच्छा है। आपको मैसेज कर देते हैं, मुझे पता चल जाता है, मैं पूछ लेता हूँ और आप लोग क्वेश्चन का रिप्लाई हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में आ जाइए, स्वदेशी मूवमेंट में आ जाइए। द स्वदेशी मूवमेंट साउथ टू अपोज द ब्रिटिश रूल। अभी ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, इसने बहुत तेजी से विरोध किया ब्रिटिश रूल का। इंकरेज द आइडियाज ऑफ द सेल्फ हेल्प। उन्होंने कहा कि स्वयं की हेल्प, है ना, स्वदेशी मतलब स्वयं की हेल्प, यानी अपनी हेल्प खुद करिए, अंग्रेजों के भरोसे मत बैठिए। स्वदेशी इंटरप्राइज मतलब स्वदेशी उद्योगों की बात की, यानी अपने आप खुद उद्योग बनाइए, बाहर से आने वाले कपड़ों को छोड़िए, अपने आप खुद कपड़ों का, है ना, सिस्टम बनाइए। नेशनल एजुकेशन, अपने देश की शिक्षा पर विश्वास करें, बाहर की एजुकेशन पर विश्वास मत करें। देखिए स्वदेशी मूवमेंट से सब कुछ निकल रहा है। स्वदेशी मूवमेंट ने क्या क्या लाया? स्वदेशी मूवमेंट ने चिल्ला कर कहा स्वदेशी, सब कुछ अपना देश, है ना, जैसे बाबा रामदेव कहते हैं, बाबा रामदेव क्या कहते हैं? अपने देश का ही
धीरे धीरे बाबा रामदेव भी से स्वदेशी करते करते है ना विदेशी लगने लगते हैं है ना, है नहीं हालांकि, लेकिन जब कभी लगते हैं कि वही बाबा रामदेव जी हैं हमारे जो योगा कराते थे कि एक बिजनेस डीलर के रूप में होते हैं, ठीक है। देखिए स्वदेशी मूवमेंट, अब देखिए साउथ टू अपोज ब्रिटिश रूल एंड encourage the idea of self help, बात समझ में आ रही है। स्वदेशी इंटरप्राइज पर उन्होंने कहा एंड नेशनल एजुकेशन की बात एंड यूज ऑफ द लैंग्वेज, अपने यहाँ की लैंग्वेज यूज करने की बात, यानी सब कुछ अपना होना चाहिए। स्वदेशी मूवमेंट की वजह से सब कुछ हो रहा है। आपसे पूछा जाए कि ये सब कुछ किसकी वजह से आया, स्वदेशी मूवमेंट की वजह से। स्वदेशी मूवमेंट किसकी वजह से आया, बंगाल पार्टीशन की वजह से। बंगाल पार्टीशन किसकी वजह से आया, जो कांग्रेस का गठबंधन हो रहा था, जो जगह जगह पर लोगों का विरोध कर रहे थे, बंगाल में हलचल बढ़ गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, उससे डर कर मारे बंगाल का पार्टीशन किया। सारा कुछ आपके सामने है, हर घटना किसी न किसी घटना के पीछे जुड़ी हुई है, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। जब आप ये समझने लगेंगे कि कौन सी घटना किसके पीछे जुड़ी हुई है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके पीछे क्या हुआ, अपने आप पूरी हिस्ट्री बड़े आराम से एक चेन है ना, चेन ऑफ मार्केट बनाना क्लास, बस चेन ऑफ आपका टॉपिक जो आपका डेट्स है इसको आप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था सभी डेट इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हिस्ट्री में याद करना चाहिए, क्योंकि उसी को इसमें हिस्ट्री बनी हुई है। बिना डेट के हिस्ट्री भी बेकार है भाई। डेट से अगर हमें पता नहीं है कि कौन सी घटना किसके बाद हुई, तो आपसे हवा में थोड़ी पढ़ाई कर लेंगे। अब हमें अभी पता चल रहा है कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ। अब बताइए 1905 में अगर हमें बंगाल का पार्टीशन ना पता चले तो हम सोचते रह जाएंगे बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था। हम सोचेंगे कांग्रेस की पार्टी जब बनी तभी तो नहीं हो गया, या हमारा देश जब आजाद हो रहा था तब तो नहीं हुआ। तो डेट का कितना इंपॉर्टेंट है, तो जो डेट इंपॉर्टेंस है उसको याद करना पड़ेगा, है ना। जो डेट इंपॉर्टेंस नहीं उसको भूल भी जाएंगे तो काम चल जाएगा, है ना, कंफ्यूजन करके भी आप काम चला लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्लास थोड़ी देर में आपकी एंड होने वाली है, 4 मिनट बाद आपकी एंड हो जाएगी, 4 मिनट बाद आपकी एंड हो जाएगी, और उसके बाद मैं एक क्लास और ले लूंगा, और फिर उसके बाद फिर क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। वैसे मुझे लेना भी 2 क्लास और था, लेकिन उसके बाद मैं छोटी सी क्लास और ले लूंगा, क्योंकि सामने जो ग्रोथ ऑफ मास मैक्सिमाइजेशन दिखा है बस ये हेडिंग में कंप्लीट करना है, ठीक है। सर कल ले लीजिएगा। नहीं कल नहीं ले पाएंगे, कल तो हम लेंगे ही, लेकिन कल हम इसके आगे से, ठीक है। आप लोग घर में बैठिए आराम करिए, बस जब इंग्लिश आ जाए इंग्लिश पढ़ने लगेगा, मैं इंग्लिश जैसे क्लास स्टार्ट होगी आई विल एंड दिस मैं एग्री कर रहा हूँ, और इधर क्लास। क्या हो गया, मैं करेक्ट व्हाट वाज स्पीकिंग, टेल मी। एक्सक्यूज मी सर। देखिए हाँ, फिर बाद में पूछ लीजिएगा। राघव गुप्ता बोल। British institution and good some individuals also began to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, to fight the स्वराज, स्वराज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लड़ाई करना पड़ेगा। रेडिकल्स एडुकेटेड, रेडिकल्स जो रहे अंग्रेज कांग्रेस की पार्टी में जो रेडिकल्स दल के जो लोग रहे, एडवोकेटेड द मास मोबिलाइजेशन मतलब एक मास मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन किया, एक बहुत बड़ा संगठन बनाया। मोबिलाइज का मतलब मैंने बताया था, मोबिलाइज का मतलब क्या होता है, लामबंद करना, एक ही विचारधारा के अंदर सभी को संग्रहित करना, यही होता है मोबिलाइजेशन। एक बहुत बड़ा समुदाय तैयार हो गया था स्वदेशी मूवमेंट के साथ चलने के लिए, ठीक है। एंड बाइकॉट ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, उन्होंने बाइकॉट वर्ड याद कर लीजिए, बाइकॉट का मतलब होता है बहिष्कार, सीधे सीधे बाइकॉट का मतलब क्या होता है, बहिष्कार करना। बहिष्कार का मतलब कि जो अंग्रेज यहाँ पर थे उनके द्वारा जो चीजें उपलब्ध कराई जा रही थी, वो चीजें अगर हमें पसंद नहीं है, हम इसका बहिष्कार करते हैं, हम इसको सिरे से खारिज करते हैं, हम इसको छोड़ते हैं, यही बाइकॉट, ठीक है। तो बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, ब्रिटिश जो संस्थाएं रही उनका बाइकॉट किया गया, वहां पढ़ने वाले जो भारतीय बच्चे रहे उन्होंने इसको छोड़ दिए, ठीक है। एंड दैट गुड एंड गुड्स, जो सामान रहे उनको भी उन्होंने छोड़ दिया है। सम इंडिविजुअल्स कुछ जो इंडिविजुअल्स रहे आल्सो बिगैन टू सजेस्ट दैट, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि रिवॉल्यूशनरी वायलेंस, क्रांतिकारी हिंसा, रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांतिकारी हिंसा क्या होगी, वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश। अब देखिए स्वदेशी मूवमेंट के ही कुछ लोग ये सब चीज छोड़ने की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि अगर हिंसा भी करना पड़े, रिवॉल्यूशनरी वायलेंस भी अगर करना पड़े, क्रांतिकारी अगर हिंसा करना पड़े तो हम करेंगे। ब्रिटिश सत्ता को हम क्या करेंगे, उखाड़ देंगे। सब लोग बिल्कुल फॉर्म में चल रहे हैं ना, बिल्कुल फॉर्म में आ रहे हैं लगातार, है ना, 4 रन 6 रन से ही जा रहे हैं, ठीक है। उनका दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। बंगाल पार्टीशन के बाद ये सारी घटनाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं।
द ओपनिंग सब बंगाल पार्टीशन के बाद स्वदेशी मूवमेंट में ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए रेवोल्यूशनरी वायलेंस क्यों आया, रेवोल्यूशनरी वायलेंस वर्ड इसलिए आया कि अगर ब्रिटिश रूल को उखाड़ फेंकना है तो अगर हमें ये भी करना पड़े, हिंसा तक भी करना पड़े, मतलब किसी को मारना भी पड़े जान से, तो वो भी हम करने के लिए तैयार हो गए, सोचिए, ठीक है। तो गांधी जी इसके जस्ट खिलाफ थे, ये भी याद रखिएगा। अभी जब हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो रेवोल्यूशनरी वायलेंस के जस्ट अगेंस्ट थे, वो हिंसा नहीं चाहे, क्योंकि वो तो नॉन वायलेंस थे, है ना, उन्हीं के पुजारी थे, ना हिंसा के पुजारी। तो देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th century was marked by the other developments as well. A group of Muslims, landlords and nawab formed All India Muslim League at Dhaka. ढाका का मतलब यहाँ पे ढाका है, ठीक है ना, ढाका का मतलब यहाँ पे ढाका है, हिंदी में उसको ढाका बोलते हैं। ढाका क्या है, आज बांग्लादेश की क्या है, कैपिटल है। बांग्लादेश की अगर देखा जाए वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, तो बांग्लादेश की कैपिटल हम लोग क्या बोलते हैं, ढाका कहते हैं। इन 1906 में। तो ये क्या है, अब ये क्या हो गया, अब देखिए स्वदेशी मूवमेंट अपने चरम पर था ही, स्वदेशी मूवमेंट बढ़िया सक्सेसफुल हो ही रहा था, लेकिन 1906 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक चाल चल दी। हमारे देश के जो मुस्लिम्स रहे, उनको उन्होंने किसी तरह से क्या किया,